हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्णवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में प्रश्नों के आईने में जो श्रृंखला हमने चला रखी है, 5 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जिसका संबंध भारत के संविधान के उस हिस्से से है जो कि अनुसूचियों से संबंधित है। आपको ये पता है कि भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। उन 12 अनुसूचियों का विषय क्या है उसके बारे में हमेशा जो है सवाल पूछा जाता रहा है। आपको यह भी पता होगा कि भारत के मूल संविधान में 8 ही अनुसूचित है, बट वर्तमान भारत के संविधान में कुल अनुसूचियों की जो संख्या है वो 12 है। तो वो 12 जो शेड्यूल्स है, उस शेड्यूल्स में क्या है, उसके विषय क्या क्या है, इससे कई सवाल पूछे गए। मैं यहां पर एक बात बतलाना चाहता हूं कि जब शेड्यूल्स की बात आती है तो आप कभी ऐसे सोचिए कि भारत के संविधान के किसी भाग में, किसी आर्टिकल्स में अनुसूची की बात नहीं की गई है। तो सवाल यह उठता है कि अनुसूची क्या है और उसमें उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आपको यह पता होगा कि भारत के संविधान के प्रत्येक जो आर्टिकल्स है, उस आर्टिकल्स में बहुत सारी बातें की गई है। तो उसमें क्या है कि बातें तो की गई, लेकिन अगर बहुत विस्तार से हर आर्टिकल्स में हर बात की अगर जो है वो क्या कि विश्लेषण किया जाता, अगर उसको मेंशन किया जाता है तो वो संविधान और भी बड़ा हो जाता। तो इसलिए क्या हुआ कि जैसे जस्ट लाइक आप इसको ऐसे समझिए कि भारत के संविधान की जो कह सकते हैं कि 10वीं अनुसूची जो दल बदल विधेयक से संबंधित है, ठीक है, तो ये 52वां संविधान संशोधन द्वारा हमारे देश के संविधान में जोड़ा गया। अब यहां पर इस बात को समझना है कि उस दल बदल विधेयक में बहुत सारी बातें की गई होंगी। अब उसको किसी पार्टिकुलर आर्टिकल्स में अगर आप विस्तार से सारी बातें उसे में डाल देंगे तो वो आर्टिकल्स बहुत ही बड़ा हो जाएगा, बहुत वॉल्यूमिनस हो जाएगा। तो इस वजह से उसका एक समाधान ये निकाला गया कि हम जो है आर्टिकल्स में मोटे तौर पे उसका उल्लेख कर देंगे और जहां पे उसके विस्तार की जरूरत होगी वो हम किसी अनुसूची के अंतर्गत जो है उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। और इस तरह से टोटल जो है 12 अनुसूचियों की बात की गई है। जैसे एक और एग्जांपल समझिए कि जब हम कहते हैं आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत यानी कि इंडिया दैट इज भारत, वो क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। तो राज्यों का संघ है, अब 28 राज्य है 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान समय में। तो क्या उस पहले आर्टिकल्स में 28 राज्य के बारे में, साथ में उसकी जो राजधानी है, फिर 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, उसकी राजधानियों के बारे में, क्या वो सब उसी में एक्सप्लेन किया जाएगा? नहीं। तो वास्तव में क्या हुआ कि वहां पर यह कह दिया गया कि राज्यों का संघ होगा। अब वो राज्य कितने हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके बारे में विस्तार से जो चर्चा है वो पहली अनुसूची में किया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप शेड्यूल्स की जो बात है वो क्या रीजन है, उसके बारे में क्यों जोड़ा गया, कैसे उसके बारे में जो है उसमें विस्तार से बातें की जाती, क्या क्या की जाती है, इसी से संबंधित सवाल है। तो चलिए आज की इस क्लास में भारत के संविधान का जो सेट नंबर 8 है जिसके अंतर्गत 5 सवाल है और वो अनुसूची से संबंधित है। तो इसमें सबसे पहला सवाल जो आईएएस प्री 2005 में आया, मैं बार बार जब आईएएस प्री वगैरह की बात करता हूं तो ऐसा मत समझिएगा कि ये सिर्फ आईएएस वाले ही बच्चे देख सकते हैं। वास्तव में देखिए आईएएस के जो सवाल होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये बड़े बड़े जो है इस तरह लिख दिया, सवाल का थोड़ा सा शब्दों का ज्यादा प्रयोग किए जाने से हम लोग सामान्य तौर पर यही सोचते हैं कि क्वेश्चन बहुत टफ होगा, आईएएस का सवाल है तो बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन आप इस बात को समझिए, जब हमने आपको संविधान पढ़ाया और संविधान पढ़ी गई जो बातें हैं, कभी उसको पढ़कर इसको आप सॉल्व करके देखिए, चाहे वो आईएएस का, एसएससी, व्हाटएवर किसी भी एग्जाम्स के क्वेश्चंस हो, आप सॉल्व करके देखिए। थोड़ा केवल पैसेंस रखिए इस बात को कि आईएएस में बड़े बड़े सवाल पूछेगा तो भाई ये मेरे पहुंच से बाहर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने उस लेवल का आपको पढ़ाया है जिसमें हर तरह के एग्जाम्स को जो है आप कवर कर सकते हैं। और ये सारे जो क्वेश्चंस की बात है ये डिटेल में होगा। देखिए छोटी छोटी सी बात जो है ना वो आसानी से मिल जाएगा, लेकिन अगर उसके साथ कॉन्सेप्चुअल जो सवाल आते हैं उन सवालों से भी अगर आपका रूबरू हो जाए तो यकीनन फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप एग्जामिनेशन में बेहतर परफॉर्म करने की स्थिति में रहोगे।
तो इससे यहाँ पे देखिए, अब ये एग्जाम्पल देखिएगा, सवाल आईएएस में है और कितना बड़ा है, लेकिन क्या आप नहीं कर सकते? आप इसको देखिए। पहला सवाल है कि भारत के संविधान में 20 भाग है। अब आप बताइए इसके लिए, क्या आईएएस और क्या एसएससी, आप बताओ 20 भाग है कि 22 भाग है? ठीक है, हमेशा से हिंदुस्तान में जो है 22 भाग रहे हैं भारत के संविधान में, ये कह रहा 20 भाग, यानी कि ये गलत हो गया, सीधी सी बात है। दूसरी बात, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद, जबकि आपको पता है कि टोटल अनुच्छेदों की संख्या जो है वो कितना है, 395, यानी ये भी गलत है। तीसरा है, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, और यह बात सही है क्योंकि आपको पता है मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थे। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची भिन्न भिन्न संविधान संशोधन के माध्यम से बाद में जोड़ा गया, यानी कि ये जो तीन वाली जो बात है वो बिल्कुल सही है। और सवाल है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसमें क्या होगा, केवल 3, यानी कि ये जो सी है, ये सी क्या हो गया, सवाल जो है वो सही हो गया, ये ऑप्शन सही है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको देखने से अगर एट ए ग्लांस फर्स्ट साइट में देखिएगा तो लगेगा अरे आईएएस में आया हुआ सवाल है और इतना बड़ा है तो ये तो हमसे नहीं बन सकता, लेकिन आपने थोड़ा धैर्य रखा, आप बहुत आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे दिया। ठीक है, और कोई ऐसा सवाल नहीं आएगा जिसका आप जवाब नहीं जानते। ठीक है, दूसरा, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? और यह आईएएस प्री 2001 में जो है पूछा गया। अब आप समझ जाए, आईएएस प्री 2001 में पूछा गया, क्या सवाल है कि किसी नए राज्य का सृजन अगर हमें करना है तो हमें कौन सी अनुसूची में एटलीस्ट संशोधन करना ही करना होगा। तो आपको देखिए पता आपके पास आपको होगा कि पहली अनुसूची में भारत के जो राज्य हैं, जो संघ शासित प्रदेश है, उसकी लिस्ट दी गई है। तो जब आप नए राज्य का सृजन करते हैं या किसी राज्य को आप समापन करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जैसे वर्तमान समय में या बहुत समय तक भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जैसे जम्मू कश्मीर की स्थिति में परिवर्तन हुआ, राज्यों की संख्या 1 कम हुई और 2 नए संघ शासित प्रदेश जो है वो 7, पहले के 7 जो यूटी थे उसमें जो है जुड़ गए। तो नंबर ऑफ यूटीज जो है वो क्या हो गया, वो 9 हो गया। ये राज्यों की संख्या 29 से घटकर 28 हो गया। तो आप जब ऐसा करते हो ना, तो संविधान की जो अनुसूची है, प्रथम अनुसूची, उसमें तो आपको परिवर्तन करना होगा, उसमें आपको मेंटेन करना होगा। ठीक है, उसमें 28 राज्य, पहले 29 राज्य तो उसको 28 करना होगा, पहले 7 था अब उसको 9 करना होगा। तो उसमें परिवर्तन तो करना ही करना होगा। लेकिन ये सवाल नहीं, एक सवाल और भी आया था कि अगर कह सकते हैं कि भारत में किसी भी राज्य का उत्साधन होता है, अगर सृजन होता है, तो ऐसी स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी 2 अनुसूची में, तो 2 अनुसूची में यहां पे समझिए कि पहली हो जाएगी और चौथी हो जाएगी। चौथी इसलिए क्योंकि चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात की गई है। तो अगर राज्य बदलेंगे, संख्या बदलेगी, तो उसमें सीटों में परिवर्तन भी कुछ हो सकता है। तो वो सीटों का जो परिवर्तन है वो परिवर्तन क्या होगा, ये तो यहाँ पे चौथी और पहली दोनों में करना होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है। तो इसमें लिखा है कि अवश्य करना होगा। ठीक है, अनुसूची में किसको अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए, तो इसमें इसका हिसाब से जो सही उत्तर हो जाएगा पहली अनुसूची। ठीक है, तीसरा सवाल है कि भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। आपको पता है कि तीसरी जो अनुसूची है वो शपथ ग्रहण, जो भारत के संवैधानिक पद पर बैठे हुए कुछ जो महत्वपूर्ण जो लोग हैं उनके पद ग्रहण के पूर्व शपथ ग्रहण की जो कह सकते हैं कि जो प्रारूप है, जो शपथ ग्रहण करना पड़ता है। इवन कि जैसे सांसद और विधायक जो होते हैं, ठीक है, वो सांसद या विधायक के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के पूर्व एक प्रतिज्ञान देना पड़ता है, एफिडेविट करना पड़ता है। इसके बाद जब वो जीत जाते हैं तो सांसद या विधायक
कह सकते हैं कि उस रूम में विधानमंडल में प्रवेश करने के पूर्व या वहां प्रवेश करने के बाद अपनी कार्रवाई में भाग लेने के पूर्व उन्हें वहां पर भी शपथ ग्रहण करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हमने आपको यह भी जानकारी दी थी कि वहां पर यानी कि तीसरी अनुसूची में संवैधानिक पद पर बैठे हुए जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के शपथ ग्रहण के प्रारूप का उल्लेख तो है, लेकिन 3 ऐसे शख्सियत हैं जिनके शपथ ग्रहण का प्रारूप वहां पर नहीं दिया गया है। वो राष्ट्रपति हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। ये 3 ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए जो लोग हैं उनके शपथ ग्रहण का प्रारूप तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया है। तो अब देखिए इसी से आप समझ जाओगे क्या है ये, ठीक है। अब बड़ा केवल देखने से नहीं, आप देखिए बहुत आसानी से इस प्रश्न का आप जवाब दे सकते हो कि यूपी पीसीएस प्री 2017 में यह सवाल पूछा गया कि संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। अब समझिए, उम्मीदवार हो, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपको एक शपथ जो है एफिडेविट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा कि जब आप जीत गए तो सांसद या संसद की किसी कार्रवाई में भाग लेने के पहले आपको क्या करना होगा, शपथ ग्रहण करना होगा। आप सांसद बन गए, विधायक बन गए और संयोग से मंत्री बन गए तो मंत्री के रूप में आपको शपथ ग्रहण करना पड़ेगा। और ये सारे शपथ ग्रहण के जो प्रारूप है वो प्रारूप तीसरी अनुसूची में मिलता है। तो संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, ठीक है, ये सही है। दूसरी बात, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप ये यहां पर नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और साथ में राज्यपाल, ये 3 संवैधानिक पद पर बैठे ऐसे लोग हैं जिनके शपथ ग्रहण का प्रारूप तो है लेकिन इसका उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है, ठीक है। चौथा है, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है। तो सही है तो ये तो गलत हो गया। इसके अतिरिक्त ये और ये 1, 2 और 4 यानी कि सी जो है वो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप देख रहे हो अपने आप ये क्वेश्चन बड़ा तो दिख रहा है, लेकिन क्या है कि अगर आप एक बात, आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत आसानी से आप ऐसे प्रश्नों का जवाब दे देते हो, ठीक है। चौथी बात कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया। आपको पता है कि पहली मूल संविधान में टोटल अनुसूचियों की संख्या जो है वो कितनी थी, 8। 9वीं अनुसूची ये 1951 में जो है वो क्या है कि जोड़ा गया, ठीक है। इसी प्रकार अगर 10वीं अनुसूची की बात करें, 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया और ये जोड़ा गया था पहली प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद 11वीं अनुसूची है, इसके बाद ये जो है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। इसी तरह से ये सब, तो ये जो जुड़ा है ये 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। तो ये सब समय टाइम टू टाइम मूल संविधान में 8 था, पहले ये। अब देखिए कि जो 9वीं अनुसूची है वो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया। अब 1951 में जोड़ा गया तो 1951 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, जो अंतरिम प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो जवाहरलाल नेहरू, इसलिए इसका सही जवाब होगा कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था। ये आईएएस प्री 2019 में सवाल आए थे। सब देखिए, सब लेटेस्ट सवाल है। आईएएस प्री 2018 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब देखिए ये भी थोड़ा सा बड़ा दिखेगा लेकिन थोड़ा पैसेंस रखकर इसको आप समझिए तो आपको बहुत आसान लगेगा कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। ये सही है। दूसरा है कि 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता और उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है। ये गलत है। ये ध्यान आपको रखना है कि कोई भी कानून बनाकर अगर आप 9वीं अनुसूची में डाल देते हो तो सामान्य तौर पे न्यायालय को उसकी वैधता, कह सकते हैं कि उसकी जांच करने का राइट नहीं होता है, लेकिन वो इस बात के लिए इस अनुसूची में डाले गए कानून को वो जांच कर सकता है कि वो कहीं संविधान की जो आधारभूत विशेषता है उस आधारभूत संरचना का उल्लंघन तो नहीं करता है, ठीक है। और ये जो मामला है
ये एक कोएल्हो केस हुआ था 2007 के आसपास में। उस कोएल्हो केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है कह सकते हैं वर्डिक्ट दिया था कि ठीक है 9वीं अनुसूची में आप डाल दिए, आप जो है कोई भी कानून समान तौर पे नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो कानून जो है हमारे देश के संविधान की आधारभूत संरचना को अगर ठेस पहुंचाती है तो न्यायालय उस पर जो है वो क्या है कि सुनवाई कर सकता है, उसका रिव्यू जो है वो क्या है कि कर सकता है। तो इसलिए इसका सही जवाब जो है वो केवल एक होगा, दो नहीं होगा, इसलिए ए जो है वो क्या है कि सही हो गया। ठीक है, तो इस तरह से भारत के संविधान की अनुसूची या शेड्यूल से रिलेटेड आईएएस में पूछे गए जो सवाल, अति महत्वपूर्ण जो सवाल है, उन सवालों का हमने विश्लेषण किया। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी और आप ये बात बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चंस बड़े होने से घबराना नहीं है, उसको अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, पैसेंस रख के पढ़िएगा, विदाउट किसी तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव का अगर आप पढ़ाई करेंगे, आप समझेंगे तो अगर ठीक से पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से उन सारे प्रश्नों का जवाब देने की स्थिति में आप रहोगे। तो फिलहाल आज इतना ही, कल मिलते हैं फिर इसी विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।